हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 42 और इसमें हम क्लास 9 के विषय लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज और ये वर्कशीट होगी 10/10/2020 के लिए। इस वर्कशीट में हमें आज न्यायपालिका के बारे में जानना है। हमने विधायिका और कार्यपालिका के बारे में जान लिया। अब चलिए आज हम डिस्कस करते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो इस सरकार के अंगों को सीरियली जानने के लिए या फिर सरकार के अगर तीनों अंगों को आप सीरियली जानना चाहते हैं तो आप पीछे के वर्कशीट को 40 और 41 को भी देख लेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी कि ये सीरियल कहाँ से चल रहा है, इसका श्रृंखला क्या है और किस तरह से सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार को चलाने में मदद कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होगा। बच्चों, आपको यहाँ यह समझना है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वह पिरामिड नुमा है। जैसे मान लीजिए पिरामिड ऐसा होता है ना, इस तरह का होता है। तो सबसे नीचे लोअर कोर्ट होता है, ठीक, इसको निचली अदालत कहते हैं। सबसे नीचे लोअर कोर्ट होता है, ये जिला में होता है, जिसको हम लोग जिला न्यायालय भी कहते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं और इसको कभी कभी सेशन कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक। तो ये जिला न्यायालय हो गया। भारत में बहुत सारे जिले हैं। इनसे ऊपर उच्च न्यायालय होता है, जिसको कि हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक। इसको लोअर कोर्ट आप बोल लीजिए, ये साफ नहीं हो रहा है, ठीक ना। निचली अदालत आप इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, निचली अदालत, निचली अदालत, ठीक। और इसके बाद होता है हाई कोर्ट, जो कि राज्यों में होते हैं, राज्य की जो राजधानी होते हैं और ये राज्य में अमूमन एक होते हैं, कहीं कहीं दो हैं। तो ये हाई कोर्ट इसके ऊपर हो गए, ठीक ना। और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट को हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय। और सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक ना। तो ये आप देख रहे हो पिरामिड नुमा है, नीचे में बहुत सारी अदालतें हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट है और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही सारे न्यायालयों को काम करना होता है और सुप्रीम कोर्ट की बातें सारे न्यायालयों को माननी होती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है सारे न्यायालयों के लिए दृष्टांत होता है। अगर सेम केस हो तो उस तरह की डिग्री दी जाती है। तो ये हमारे यहाँ न्यायपालिका के गठन की बात हो गई। अब देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से कि बहुत सारी बातों पर वो सुनवाई कर सकता है। जैसे कि पहला है देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद। अगर किसी बड़े समूह के नागरिकों के बीच विवाद होता है या फिर कोई ऐसा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है, तो उस तरह के विवाद को सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। या फिर किसी नागरिक और किसी सरकार के बीच डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, मतभेद होता है, तो उस विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट देखता है, सुनता है, उस पर सुनवाई करता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद हो। मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच अगर विवाद होता है, मान लीजिए हरियाणा और पंजाब का विवाद हो गया, तो इस दोनों का विवाद कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। या फिर अधिक राज्य, एक तरफ एक राज्य है, दूसरी तरफ 4-5 राज्य हैं, या फिर इधर 3-4-5 राज्य इधर भी हैं, किसी भी राज्य स्तरीय मुद्दे को भी देखना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, अगर कभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। और यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल विवाद, ठीक ना, क्राइम वाला जितना भी होता है, क्राइम वाला जो केस होता है, क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल सूट उसको बोलते हैं। तो क्रिमिनल सूट का जो भी सर्वोच्च अपील होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, उससे ऊपर कहीं अपील नहीं हो सकता है।
और दीवानी मामले, जहां धन संबंधी और जमीन संबंधी जो मामले होते हैं उसको दीवानी मामले कहते हैं। तो इसके लिए, इसके अपील के लिए भी सर्वोच्च संस्था है। मान लीजिए आप लोअर कोर्ट से हारे, फिर हाई कोर्ट में अपील किए, हाई कोर्ट से हारे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील किए, ये लास्ट अपील है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अब आप किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकते हैं, और भारत में ऐसी कोई भी अदालत नहीं है। नेक्स्ट है, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ उसे सुनवाई करनी चाहिए, तो ये सुनवाई कर सकता है, और यह सो मोटो भी ले सकता है, स्वयं संज्ञान भी ले सकता है। अगर किसी विवाद में किसी ने केस नहीं भी किया है, किसी ने शिकायत नहीं भी किया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। इतने व्यापक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही सुनवाई करता है, चाहे मुकदमा हो या ना हो। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारे यहाँ न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया ताकि वो निर्विघ्न पूर्वक और निर्भयता पूर्वक और निडर होकर के किसी भी मतभेद का सुनवाई कर सके। इसीलिए न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है, कहा गया है। इसका मतलब यह है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। न्यायपालिका पर न किसी मंत्री विधायक का पैरवी चलता है और ना ही किसी IAS IPS का रौब चलता है। ये न्यायपालिका अपने आप में एक उच्च संस्था है, ठीक ना, और इस पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। यह स्वतंत्र है और अपने मन से कार्य करती है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं, क्योंकि अदालत जब स्वतंत्र रहेगी तभी वह निष्पक्ष फैसला सुना सकती है। और भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसी को सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक, एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका निष्पक्ष है। एक बार जो जस्टिस बन गया, न्यायाधीश बन गया, उसको बहुत जल्दी उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। यह इसमें महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, और किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ठीक ना, जो राज्यसभा है और लोकसभा है, तो इसमें भी 2/3 बहुमत से पास करना होगा और इसमें भी 2/3 बहुमत से पास करना होगा। तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इस तरह से ये संभव नहीं है कि किसी भी जस्टिस को, किसी भी न्यायाधीश को तुरंत हटाया जा सके, तुरंत ज्वाइन कराया जा सके। इसीलिए न्यायपालिका निडर होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, किसी के अधीन नहीं होती है और अपना फैसला स्वतंत्रतापूर्वक सुनाती है। न्यायपालिका और भारत का संविधान, इसमें क्या संबंध है? न्यायपालिका और भारत के संविधान में क्या संबंध है उसको हम लोग देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान में कुछ ऐसे शब्द या संविधान को समझने की जरूरत या संविधान के कानूनों को जब जानने की जरूरत होती है या संविधान का कानून क्या कहना चाहता है, तो इसकी व्याख्या मात्र 2 अदालतें ही कर सकती हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। बच्चों, ये जो अधिकार है ना, ये न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। न्यायिक, ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक, ये जो अधिकार है अमेरिका के संविधान से हमारे यहाँ लिया गया है, कॉपी किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारे संविधान का कोई अनुच्छेद बाधित होता है या फिर मौलिक अधिकारों में बाधा पहुँचती है या संविधान के खिलाफ वो कानून है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए, ठीक ना, संसद को पुनः विचार करने के लिए कह सकती है कि आप इस कानून पर विचार कीजिए, इस तरह का कानून नहीं बन सकता है, ये लागू नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा अधिकार है जो हमारे न्यायपालिका को दिया गया है। तो ये हो गया।
अब कहते हैं इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। और फिर जब इस तरह की कोई भी चुनौती आती है तो सर्वोच्च न्यायालय तय करता है कि ये बात सही है कि नहीं है, इस तरह रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। वहीं हमने जो न्यायिक पुनर्विलोकन कहा वही न्यायिक समीक्षा हुआ, और ये अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। हमारे संविधान में जो मूलभूत सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, या संविधान का जो फंडामेंटल ये बेस है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती संसद। उसमें नेगेटिव बदलाव तो हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव बदलाव कहीं कहीं हुआ भी है। जैसे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी संविधान के रूप को चेंज नहीं किया जा सकता है। और न्यायपालिका और मौलिक अधिकार, न्यायपालिका के साथ मौलिक अधिकार का जुड़ा होना हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। हमारे यहाँ 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक ना। अगर इन 6 मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन करता है तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट मात्र एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्यायपालिका को सूचित करके अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकता है, और न्यायपालिका उसका रक्षा करेगी, ठीक। यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना, अपना धर्म मानने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। तो ये इस सब तरह के बहुत से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जो कि दिए गए हैं कि उस संविधान की कभी भी उन सभी अधिकारों को नहीं रोक सकता है। और अगर संविधान के विधायिका के किसी कानून के द्वारा उस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के माध्यम से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख सकता है कि हुजूर मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसको बचाया जाए, मुझे संविधान से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और वो अधिकार मुझे मिलने चाहिए। अब आपको पता है ना कि शिक्षा के अधिकार कानून को भी मौलिक अधिकार के दायरे में अनुच्छेद 21A के तहत डाल दिया गया है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप की शिक्षा रुकती है बीच में किसी भी कारणवश, तो आप इसके लिए डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकते हो। तो इस सब तरह के बहुत से मानव अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, जिसकी रक्षा हमारी न्यायपालिका करती है। कह रहा है कि हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष है, निडर है, स्वतंत्र है और भारतीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह हमारी न्यायपालिका की खूबी है। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट और इसके साथ ही इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर है, हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय यहाँ होगा, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। और प्रश्न 2 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है। तो इसका उत्तर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में निम्न मामलों की सुनवाई होती है। देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद हो तो सुनवाई होगी। 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद हो तो सुनवाई होगी। केंद्र या राज्य सरकार के बीच विवाद हो तो सुनवाई होगी। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है और यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। अब नेक्स्ट है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। तो इसका उत्तर है, स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होकर अपना काम करती है। अब चौथा प्रश्न है, आपके विचार में
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है न्यायपालिका भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और ऐसे बहुत से अवसर आए हैं जिसमें भारतीय न्यायपालिका ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इसलिए भारतीय लोगों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका आवश्यक है। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।